नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 25 फरवरी थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को सम्मिलित रूप में लेके आए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। यदि आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्या है, यानी कि एसटी की पूछी गई थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की। तो इसमें आपका राइट आंसर था 59%। जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की साक्षरता दर 59% थी। वहीं देश की कुल साक्षरता दर थी 73%। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपकी हो किसी भी तैयारी करें तो उसमें आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, उसमें तो मिजोरम की यदि पूछी जाए तो आपको मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा और कितनी है 91.7%। ठीक है, राज्यों के बारे में यदि हम देखें तो। ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, कितनी है 49.2%। ओके, यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, कितनी है 91.7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। 4 अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। ठीक है, संशोधन के अनुसार कितनी नीति निर्देशक तत्वों में कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 1976 के अनुसार जो है 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। ठीक है, और कौन कौन से अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद, जिसमें कि 39 का शामिल था, अनुच्छेद 39A था, अनुच्छेद 43A का था और अनुच्छेद 48A का खंड था। ठीक है, और जितने भी अनुच्छेद हैं इनको हम क्रम से इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 यानी 39 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बच्चों में स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित करने का प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 49 का सब क्लॉज ए देखते हैं। इसके तहत क्या है, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद में 43 का ए ब्लॉक में हम देखते हैं कि सब क्लॉज में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आपका 48 का सब क्लॉज ए में देखते हैं तो इसमें क्या है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके और बढ़ते हैं, उनको भी देख लेना। देखिए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। डुमराव एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो डुमराव जो प्रसिद्ध स्थल है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। और देखिए जो आपका डुमराव गांव है ये पहले गांव ही था। ठीक है, उसके बाद में उसको चेंज कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं उसका। देखिए जो डुमराव आपका है वो पहले भोजपुर रियासत का एक प्रसिद्ध गांव हुआ करता था और अब यह जो है गांव ना रहकर बक्सर जिले का एक प्रसिद्ध शहर तथा तहसील बन चुका है, जिसकी अपनी नगर पालिका है। और ये हिंदुस्तान के मशहूर जो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खाते, उनका जन्म इसी शहर के ठठेरी बाजार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय राजदूत भारत आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे जो मेगास्थनीज जो थे यूरोपीय राजदूत वो आए थे। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मेगास्थनीज था वो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी ने अपनी यात्रा के अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, जिसमें उसने तत्कालीन भारतीय समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का वर्णन किया गया था उस पुस्तक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है आपका, तो देखिए जो 19वीं शताब्दी में वो मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ दो नृत्यों की उत्पत्ति हुई थी। एक तो हमारे भारत की यदि हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में भारतीय यदि पूछा गया है तो भारतीय नृत्य की उत्पत्ति हुई तो आपको मोहिनी अट्टम लगाना था। ठीक है, और यदि विश्व स्तर तक पूछा तो आपको बोलेरो नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, दो नृत्यों की, एक तो मोहिनीअट्टम और एक बोलेरो नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। इनके बारे में देख लेते हैं विस्तार से।
देखिए आपका जो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो केरल का एक नृत्य है और ये 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में श्रावण कोर के राजाओं महाराजाओं तथा कार्तिक तिरुनल और उनके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल ने संचरित किया था। ठीक है। और मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची भरतनाट्यम के समान ही है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में इसकी लोकप्रियता त्रचूर और पालघाट जिलों तक ही सीमित थी। ओके, बोलोरो नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो बोलोरो नृत्य आपका है वो क्यूबा के सैंटियागो डी क्यूबा में 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। और पेपे सांचेज को क्यूबा के बोलेरो के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बोलेरो ने अपनी असाधारणता के कारण के बाद मैक्सिको और लैटिन तथा अमेरिका के बाकी हिस्सों में भी अपनी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार के भारत के आतंकी बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है। विदेशी व्यापार से भारत के आंतरिक बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो देखिए विदेशी व्यापार से आयात और निर्यात की कीमतों में बढ़ाव और उतार चढ़ाव दोनों हो सकते हैं। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए विदेशी व्यापार का जो है भारत के आंतरिक बाजारों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका हो सकता था, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल सकते हैं। ठीक है। स्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता सुधरती है। ठीक है। निर्यात में अधिक विकास और रोजगार बढ़ता है। ठीक है। नई तकनीकी और निवेश को बढ़ावा भी मिलता है। ओके, ये क्या है आपके सकारात्मक प्रभाव। यदि नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव देखिए क्या हो सकता है कि सस्ती विदेशी उत्पादों से घरेलू उत्पादों को नुकसान होता है। ठीक है। आयात ज़्यादा होने से व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ठीक है। और जो भी पारंपरिक उत्पाद होते हैं और शिल्पों को भी खतरा होता है और वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव से महंगाई भी बढ़ सकती है। ओके, और इसके साथ साथ आपको देखिए ये भी ध्यान रखना थी विदेशी व्यापार जो है फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उसे संतुलित नीति बहुत ही जरूरी है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए पैरा ओलंपिक जो आपके खेल हैं वो उनका जो आयोजन है उनका आयोजन सबसे प्रथम आयोजन तो 1960 के दशक में जो थे रोम के इटली शहर में हुआ था। ठीक है। रोम इटली में हुआ था। और ये आपका जो पहला ओलंपिक खेल जो है रोम में, ठीक है, रोम की इटली में साल 1961 में आयोजित किया गया था। और यह जो खेल था ओलंपिक खेलों के समापन के 6 दिन बाद 18 से 25 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। ओके, और इस खेल में 23 देशों के 400 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। ओके, जो कि पैरालंपिक खेल के बारे में देख लेते हैं। देखिए पैरालंपिक खेल आपका जो है वो पैरालंपिक खेलों में शारीरिक क्षमता वाले एथलीट भाग लेते हैं। और पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति करती है। ठीक है। पैरालंपिक शब्द जो है ग्रीक शब्द पैरा और ओलंपिक से मिलकर बना है। पैरालंपिक खेलों में आदर्श वाक्य जो आपका है वो आपका स्पिरिट इन मोशन होता है। ठीक है। पैरालंपिक खेलों की ध्वज की बात करें तो इसमें देखिए कितने रंग में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल होता है, नीला होता है और हरे रंग होते हैं। ठीक है। पैरालंपिक खेलों का गान क्या है? तो इसमें क्या है? हिमडे ला एबिनियर या भविष्य का गाना भी कहते हैं इसको। ठीक है। और देखिए 1967 में स्वीडन में पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। और इसके साथ साथ 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहली बार ओलंपिक खेल उसी शहर में आयोजित किए गए थे जहाँ ओलंपिक खेल शुरुआत किए गए थे। पैरालंपिक वहीं शुरू किए थे जहाँ ओलंपिक खेल शुरू किए थे। कहाँ? ठीक है, एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सौर यदि आप इस तरह से क्वेश्चन आया कि ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी मिस्र के एथेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मुक्तस्वामी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, जो मुक्तस्वामी है किस राज्य से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन था। मुक्तस्वामी क्या है? वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वे जो है मुक्तस्वामी कर्नाटक संगीत की संगीत त्रिमूर्ति में से एक है। ठीक है। उनके गीतों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का वर्णन है। उनके गीतों में वीणा शैली में भी लिखा गया है। ठीक है। और वे जो है अपने विशिष्ट नाम गुरु गुहा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। उनके गीतों को कर्नाटक संगीत में शास्त्रीय समारोह के रूप में बजाया जाता है। और उनका जो निधन है वो 21 अक्टूबर 1835 को हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि कौन सी है? या इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसकी सहायता से बनाया जाता है? ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक सफ़ेद पाउडर होता है
जो है जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जिप्सम भी हो सकता था, ठीक है। कोई या यदि देखिए इस तरह से कुछ भी आपके ऑप्शन में हो सकता था, ठीक है। तो इसे जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक जो आपका सूत्र है वो आपका CaSO4 इंटू 5H2O होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। 5H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इसके देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में यदि हम चर्चा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गुण होते हैं यह जो है वो पानी सोखकर कड़ा हो जाता है और फिर कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम में बदल जाता है। इसे सूखने पर आमतौर पर सिकुड़ता है, टूटता नहीं है। जब ये सिकुड़ता है, जब ये देखिए जब सूखता है यानी कि सिकुड़ता है तो टूटता नहीं है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ढलाई के सांचों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल दवा में टूटी फटी हड्डियों के लिए भी उसके दौरान जो स्थिर करने के लिए किया जाता है तथा प्लास्टर कास्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिससे जब हड्डियाँ टूट जाती है, ठीक है, तो हड्डियों के ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है तो वो POP होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे, ठीक है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 1976 में जोड़े गए थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 के 42वें संशोधन संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसी तरह फिलहाल भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई है, ओके। और ये आपके जो कर्तव्य है संविधान के भाग 4.1 में सूचीबद्ध किया गया है इनको, ठीक है। और ये आपके जो कर्तव्य नागरिक को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए अपने देश समाज और सभी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, ओके। और इसके साथ देखिए मौलिक आपके जो कर्तव्य मौलिक कर्तव्य संविधान की एक अहम पहलू है। और मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह बताते हैं कि उनके पास सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। मौलिक कर्तव्यों को तत्काल सुविधा संघ से लिया गया है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2011 में उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो केरल है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल जो है भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। और यह जो है वहीं यदि साक्षरता जो है केरल की 94% है। और यदि देश की पूरे संपूर्ण देश की साक्षरता की बात करें तो उस समय 2011 के अनुसार जो थी वो 72.98 थी, ओके। 72.98% से ज़्यादा थी, ओके। 2011 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता दर के मामले में भारत जो है शीर्ष 5वें स्थान पर रहा है। और केरल जो है सबसे शीर्ष 5 राज्यों की यदि बात करें तो सबसे ऊपर जो है आपका केरल रहा है 94% के साथ में। लक्षद्वीप आपका रहा है दूसरे नंबर पे 92.28% के साथ। तीसरे नंबर पे मिजोरम था आपका 91.58। और इस अगले नंबर पे आपका था गोवा 83.3%। और उसके बाद में पाँचवें नंबर पर आपके था त्रिपुरा 87.75%, ओके। और 2011 की मुताबिक जो गणना के मुताबिक वहीं जो है साक्षरता दर के मामले में भारत कुछ राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। इनकी कितनी थी? 86.63%। दिल्ली की अगर पूछी जाए तो 86.21%, ठीक है। चंडीगढ़ की पूछी जाए तो 86.05%। पुदुचेरी की यदि पूछी जाए तो आपको 85.85%, ओके। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है मिजोरम के जो है शेरछिप जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर्ज की गई थी। और इस जिले की औसत साक्षरता दर जो थी वो 98.2% थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाइलन, इसको देख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, ठीक है। जो कथक है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य और यह जो है उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है, ओके। और जो कथक शब्द है वो कथा से लिया गया है जिसका मतलब है कहानी, ओके। कथक नृत्य के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो आपका है एक धार्मिक भक्ति तथा कहानी कहने का मिश्रण है। और यह नृत्य जो है भगवान की प्रार्थना के साथ शुरू होता है। यह गुरु के सम्मानी भेंट तस्वीर करने तथा आशीर्वाद लेने के लिए कहता है। और तथा मुगल काल में जो था दरबारी मनोरंजन जो है नृत्य के रूप में इसकी लोकप्रियता भी मिली है, ठीक है। कथक नृत्य में कथा कहे जाने की भी परंपरा है एक तरह से, ओके। और जो है उत्तर प्रदेश के और भी लोक नृत्य देखते हैं। देखिए क्या है, कर्मा हो गया, चौलर हो गया, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी और चापेल, ये क्या है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश की और भी लोक नृत्य, इनको भी देख लेना एक बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी परत हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? ठीक है। तो परत के बारे में पूछा था, यानी कि इसमें परतें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो थी समताप मंडल करके दिया था, ठीक। तो उसमें आपको समताप मंडल लगाना था, ठीक है। यानी कि परतों के हिसाब से जो ओजोन परत वाला नहीं ऑप्शन था उसमें, ठीक है। तो समताप मंडल था, क्यों? तो आपको समताप मंडल था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत में सूर्य की हानिकारक
पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और ये जो है पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वायुमंडल का जो है, इसको हम समताप मंडल कहते हैं, उसके अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। जो ओजोन परत आपकी है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊपर, ठीक है, समताप मंडल में स्थित है। ओके। और ओजोन परत के यदि फायदे के बारे में बात करें तो देखिए ये क्या है, आदर्श ढाल के रूप में हमारे कार्य करता है और सूर्य से आने वाली हानिकारक परमाणुओं को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी पर जीवन को रक्षा वर करती है पृथ्वी पर, तथा यह जो है यूवी किरणों से बचाती है, जो कि सनबर्न का ये कारण बनती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? इस तरह से भी क्वेश्चन था एक, तो देखिए हरित क्रांति आपकी है 1967 और 1968 में शुरू हुई थी दशक में। देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से आपको लगाना था, ठीक है, क्योंकि करेक्ट नहीं दिया था उसमें, देखिए 1965 उसमें नहीं दिया था, तो इस तरह आपको लगाना था, ठीक है। 1966 से 65 में दिया था। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो साल 1965 में हुई थी और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ओके। हरित क्रांति का मकसद था जो ज़्यादा उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों तथा सिंचाई के जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, ठीक है। और इस क्रांति की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी तथा खासतौर पर पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ोतरी हुई थी। ओके। हरित क्रांति की सफलता की वजह से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था तथा हरित क्रांति के जरिए भारत दुनिया के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में एक बन गया। ओके। और हरित क्रांति के जो जनक की बात करें तो देखिए ये विश्व स्तर पर आपके स्वामी एम एस स्वामीनाथन। ओके। और अब हरित क्रांति भारत की बात करें तो ठीक है, विश्व स्तर पर कौन होता है, नॉर्मन बोरलॉग। ओके। और हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ओके। नॉर्मन बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है और उन्हें जो है इसके लिए साल 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय हुई थी, ठीक है। जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 के समय में, बीच के समय में हुई थी, ठीक है। और इस समय जो देश में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इस योजना जो थी, इस योजना के समय औद्योगिक क्रांति से जुड़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस योजना के दौरान औद्योगिकरण का जो विकास सबसे अधिक हुआ था। ओके, बढ़ावा मिला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मकसद था वो तेजी से औद्योगिकरण का विकास करना था और इस योजना का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास करना था। इसके साथ साथ जो था घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा देना इसका एक मकसद था और इसका जो था आयातों पर शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादों की रक्षा भी करना था, ठीक है। इस योजना को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था और इस योजना में महालनोबिस मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया था। ओके। इस योजना के उत्पादक के साधनों का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया तथा इस योजना में पनबिजली परियोजना जैसे भिलाई, दुर्गापुर और आपके राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों की भी स्थापना की गई थी। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था एक, तो आपको 1920 में लगाना था। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में हुई थी, ठीक है। 1945 तक कांग्रेस समाजवादी कम्युनिस्ट में जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में काम करते थे और जो भारत के मजदूरों को केंद्रीय ट्रेड यूनियन का एक संगठन था, ठीक है। इसके बाद जो है यूनियन आंदोलन राजनीतिक आधार पर विभाजित हो गए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 2011 है। ओके, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा। 2011 वनडे विश्व कप किस टीम ने जीता था? इस तरह से क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो भारत ने जीता था जिसने भी लगाया हुआ, ठीक है। तो 2011 का वनडे क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसमें जो किसने जीता था? भारत ने जीता था। 2011 में आयोजित 10वीं क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर ये खिताब जीता था। ओके। फाइनल मैच जो था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहाँ भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। ओके। और इस जीत के साथ ही भारत अपने घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया था, अपने घरेलू मैदान पर, ठीक है। और युवराज सिंह जो थे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें घोषित किया गया था, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट में जरूर भेजिए।